नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आपके सामने आज फिर एक नई वीडियो को लेकर के आया हूं जो जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत है। वो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा कक्षा 12, कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की जो गहर विज्ञान की विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कक्षा 12 विषय से संबंधित जो जनन स्वास्थ्य है उसके संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था। इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परखनली शिशु के बारे में बताया था। चिकित्सीय जो गर्भ समापन होता है मैंने उसके बारे में बताया था और सिफिलिस के बारे में बताया था तथा स्पेटोजोमा यानी कि जो धात्री माँ होती है उसके बारे में बताया था। इससे पहले मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसी से संबंधित मैं आज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। जो हमारी जनसंख्या है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, जनसंख्या विस्फोट है उसका क्या कारण है और इस पर हम किस प्रकार से नियंत्रण पा सकते हैं, यानी कि जनसंख्या को कम करने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाया जा सकता है। जो WHO के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, जो पुरुष हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से कम किया जाए, उसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करूंगा तथा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो को पसंद आए तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी जरूर करें। देखिए आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जो आज हमारा मुख्य विषय है वो है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, किस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट होती है यानी जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है उसके बारे में बताऊंगा तथा जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आपको बताऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण कि जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, यानी कि हमें किस प्रकार जागरूक होना चाहिए कि जनसंख्या पर किस प्रकार से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है और यदि जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो कौन से लाभ होंगे, किस प्रकार हम उन्नति करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और देखते रहें। आज की जो मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताने जा रहा हूं उस वीडियो को अंत तक देखते रहें। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी वीडियो में। देखिए जो ये जनसंख्या विस्फोट है, जो जनसंख्या ज्यादा विशाल है और जो इसकी बढ़ने की दर है वह बहुत ही विचारनीय योग्य है। उस पर विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ना एक देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और एक परिवार के लिए भी बहुत ही और एक समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है। देखिए जिस समाज में या जिस परिवार में या जिस देश में जनसंख्या अधिक होगी वह देश बहुत ही कम प्रगति करेगा, बहुत ही कम विकास करेगा। इसलिए इससे बहुत सारे अभाव हो जाते हैं, रहने खाने उठने रहने की व्यवस्था कम हो जाती है, खाने पीने की व्यवस्था कम हो जाती है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार यदि जनसंख्या ज्यादा होगी तो ये सारी चीजों का अभाव हो जाएगा और जनसंख्या कम होगी तो ये सारी चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती रहेंगी। तो जनसंख्या पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है, ये मुख्य बिंदु है कि जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है यानी कि जो जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है उस प्रकार से किस प्रकार नियंत्रण पाया जाए, ये आज का मुख्य बिंदु है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या पर किस प्रकार से मुख्य रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जनसंख्या पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, गर्भ निरोधकों का उचित प्रयोग। समय समय पर जो गर्भ निरोधक हैं उनका उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसके अंतर्गत आती हैं गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना चाहिए ताकि जो लगातार गर्भ धारण करने की जो स्थिति है वो कम हो। और उसके बाद कंडोम का प्रयोग लगातार जब स्त्री और पुरुष जब संभोग करते हैं तो कंडोम का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद चिकित्सीय परामर्श लगातार चिकित्सकों के संपर्क में रहना चाहिए कि किस प्रकार से हमें जो गर्भ है वो उस पर नियंत्रण किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है तथा जनसंख्या को कम किया जा सकता है। और यदि ये प्रत्येक पॉइंट
प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और दूसरा और बोलते जिसे बोलते हैं बंध्याकरण। बंध्याकरण यानी कि बंध्याकरण से भी हम ज्यादातर जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे इसको हम एक मेन भाषा में अगर जो व्यक्ति प्रयोग करते हैं उसको हम नसबंदी बोलते हैं। नसबंदी यानी कि नसबंदी के द्वारा भी हम बच्चों को जो जनन करने की जो क्षमता है महिलाओं की, जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो महिलाएं जन्म बच्चों को देती हैं, उनमें अंतर रखने के लिए या बिल्कुल बंद करने के लिए हम बंध्याकरण या नसबंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, गर्भ निरोधक का प्रयोग करना चाहिए। हमें जो गर्भ निरोधक जो गोलियां आती हैं, गोलियां, उनका प्रयोग करना चाहिए। हमें कंडोम का संभोग करते समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। और बंध्याकरण जिसे हम सामान्यतः नसबंदी बोलते हैं, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नसबंदी क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ये मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें कि नसबंदी पुरुषों में किस प्रकार होती है और महिलाओं में किस प्रकार होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है नसबंदी के दौरान। यदि वो कर दी जाए तो बच्चे फिर उत्पन्न नहीं होते। ये मैं आपको सचित्र माध्यम से समझाऊंगा, चित्र सहित बताऊंगा कि कौन सी नस को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे फिर गर्भधारण कोई भी महिला नहीं कर सकती। लगातार चलिए, अब हम देखते हैं जो हमारा बंध्याकरण होता है वह किस प्रकार होता है। जैसा कि आप चित्र को देख रहे हैं, मैंने ये 2 चित्र बनाए हैं और इन चित्रों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यही स्पष्ट रूप से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये है स्त्री जनन तंत्र और ये है पुरुष जनन तंत्र। ये दोनों चित्रों में बंध्याकरण की कैसी विधि होती है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो ये महिलाओं का इसको अंडवाहिनी, जो ये अंडवाहिनी होती है जहां से अंडे उत्पन्न होते हैं, तथा ये जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी जहां से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। अंडवाहिनी से अंडाणु उत्पन्न होते हैं और शुक्राणु से शुक्रवाहिनी से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी एक चित्र बना के बताया था। जो ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी इससे अंडाणु निकलते हैं, अंडाणु निकलकर कहाँ जाते हैं, वहीं जहां पर शुक्राशय से शुक्राणु निकलकर उनका संपर्क होता है। और यहाँ से शुक्राणु निकलकर जाते हैं जहां पर अंडाणु होते हैं, वहां से उनका संयोजन होकर के किसी एक निषेचन करते हैं, फिर उससे भ्रूण का निर्माण होता है। ये जो क्रिया है इसको हम बंध्याकरण बोलते हैं। यह सामान्य रूप से जनसाधारण में नसबंदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? जो नसबंदी है उस नाम से जानी जाती है। देखिए, महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसको बोलते हैं डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन। क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन। डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन। जो महिलाओं में नसबंदी की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन या ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी क्या बोलते हैं? ट्यूबैक्टोमी। जो महिलाओं में नसबंदी यानी कि जो बंध्याकरण की जो विधि होती है, क्रिया होती है, उसको बोलते हैं डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन, जिसे बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी। और महिलाओं में देखिए, एक मैंने आपको चित्र बनाया है। ये जो एक नलिका है, जो डिंब वाहिनी नलिका है, इसको यहां से काट कर, किसको यहां से काट कर अलग अलग, यानी इसको यहां से काट दिया, इधर बांध दिया और इधर बांध दिया। दोनों नलियों को बांध देते हैं काट कर, ताकि यहां से जो अंडों का उत्सर्जन होता है वो फिर गर्भाशय तक ना पहुंच पाए। यानी कि फिर, और ये मैंने इसको नहीं काटा क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा ये जो है, ये नली जो काट करके इस तरीके से यहाँ पर बांध दी जाती है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये नली काटकर बांध दी जाती है, ताकि शुक्राणुओं का जो उत्सर्जन होता है या शुक्राणु निकलते हैं,
शुक्राशय नलिका से शुक्राणु निकलते हैं वो फिर अंडाणुओं तक ना पहुंच पाए। जब संभोग होता है, स्त्री और मादा मिलकर संभोग करते हैं, तब शुक्राशय से शुक्राणु निकलकर तथा अंडाशय से अंडाणु निकलकर ये जो प्रक्रिया होती है, जब अंडाशय से अंडवाहिनी से अंडाशय निकल करके पहुंचते हैं, तब उस दौरान यदि कोई पुरुष स्त्री से संभोग करता है तो उस दौरान शुक्राशय से शुक्राणु निकलकर अंडाणुओं तक पहुंच जाते हैं, फिर वो निषेचन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। देखिए, और मैंने आपको बताया कि डिंब वाहिनी यानी कि जो महिला की जो जनन तंत्र होता है उसकी जो नसबंदी होती है, जिसको डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन बोलते हैं, जिसको ट्यूबेक्टाइमी बोलते हैं, तथा जो पुरुषों की होती है, इसे पुरुषों में यह जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं शुक्र वाहक उच्छेदन। क्या बोलते हैं इसे? शुक्र वाहक उच्छेदन, जो वैसेक्टोमी यानी पुरुषों में यह जो बंधीकरण की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं शुक्र वाहक उच्छेदन या वैसेक्टोमी। और जो महिलाओं में ये जो नसबंदी की प्रक्रिया होती है उसको डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर जनमानस में यह नसबंदी के रूप में जानी जाती है। नसबंदी के द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि किसी महिला या पुरुष में यह क्रिया बंधीकरण की या नसबंदी हो जाती है तो इसको फिर पूर्वावस्था में लाना असंभव हो जाता है, यानी कि इस क्रिया को पूर्वावस्था में लाना असंभव हो जाता है। डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं वो एक सलाह महिलाओं को और देते हैं कॉपर टी की। किसकी? कॉपर टी। जो भी मेन पॉइंट है वो आप लिखते रहें। जो चिकित्सक होते हैं वो महिलाओं को एक सलाह और देते हैं कॉपर टी की, यानी कि जब किसी संतान की उत्पत्ति हो जाती है तब महिलाओं को कॉपर टी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे के जन्म में कुछ अंतर बना है। यदि ऐसा होगा तो परिवार में जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो कम होंगे और महिला भी सुरक्षित रहेगी, उसको भी दूसरे बच्चे को उत्पन्न करने में समय मिलेगा। यदि ऐसा नहीं है तो लगातार बच्चे उत्पन्न होते रहते हैं, जो फिर आगे जाकर समस्या का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है, जो एक देश के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए बहुत घातक है। देखिए, इससे कई सारे अभाव हो जाते हैं। शिक्षा का अभाव हो जाता है, रहने खाने पीने का अभाव हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए ये बहुत ही सोचने और विचारणीय विषय है कि जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। मैंने आपको भी बताया कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए गर्भनिरोधकों का उपयोग करना चाहिए, कंडोम का उचित उपयोग करना चाहिए, जो गोलियां होती है गर्भनिरोधक उनका उपयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, परिवार नियोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने परिवार को सुखी और अच्छा जीवन देने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक हम दो और हमारे दो, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि हम दो और हमारा एक, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उस जो बच्चे होते हैं परिवार में उनका भरण पोषण अच्छी तरह से होता रहे, उनका शिक्षा उन्हें अच्छी प्राप्त होती रही। देखिए, शिक्षा महत्वपूर्ण विषय होता है। शिक्षा यानी कि समाज में और विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है उतना अच्छा दौड़ता है। शिक्षा एक ऐसा विषय होता है जितना किसी भी बच्चे को या किसी भी प्राणी को जिस शिक्षा का ज्ञान होगा वो उतना ही अच्छा अपने जीवन को सुधार सकेगा, अपने परिवार को सुधार सकेगा, अपने जीवन यापन के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकेगा। उसको परिवार नियोजन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, उसे ज्यादा समझाने की या किसी से परामर्श लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है और यह तभी संभव हो सकता है जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकें, परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दें, जो ये सरकार द्वारा जो जितनी विधियां चलाई जा रही है उस पर विशेष ध्यान दें। परिवार नियोजन से संबंधित मैंने अभी आपको जो विधियां बताई उन पर विशेष ध्यान दें, तभी यह सारी प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से और जीवन इससे बहुत सुचारू रूप से शांत तरीके से चलता रहता है। मैंने ये जो अध्याय 4 था जनन स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की। हमें किस प्रकार से एक परिवार नियोजन के लिए अपनी सारी विधियों को अपनाना चाहिए,
वो कौन सी जानकारी है जो हमें चिकित्सकों के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए, वो हमें चिकित्सकों के संपर्क में रहना चाहिए। वो मैंने अभी आपको बताया कि शुक्रवार उच्छेदन, जिसको वेक्टोमी बोलते हैं, जो पुरुषों में कराया जाता है, और अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी नर का उच्छेदन, जिसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, जो महिला में कराया जाता है। ये हम नसबंदी के सामान्य रूप से नसबंदी के नाम से जानते हैं, और यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसे पुनः पहले की तरह हम नहीं कर सकते, इसलिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बार अगर कर ली जाए तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। और गर्भनिरोधक गोलियों का लगातार सेवन करने से बच्चे के अंतर में यानी बच्चों एक दूसरे के बच्चे में अंतर स्थापित हो सकता है, और हमें लगातार कंडोम का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो बीमारियां भी हैं, जो भी यौन संचालित रोग हैं, उनसे भी बचा जा सके, तथा परिवार में जो लगातार बच्चों का शिशु जन्म हो रहा है वो भी कम हो सके, तथा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इसमें भी बहुत अधिक कमी हो सके। देखिए, लगातार यदि कोई माँ बच्चे को जन्म देती रहेगी तो उसको वो भी कमजोर होगी, वो अपने बच्चे को ठीक प्रकार से पोषण प्रदान नहीं कर पाएगी। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी, इससे पहले मैंने वीडियो बताया था कि वो अंडों का निषेचन तो कर सकती हैं, अंडे निषेचित तो कर सकती हैं, लेकिन गर्भ को धारण करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। तो इस प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी का उन्हें सहारा प्रदान किया जाता है, उनसे अंडे उनके निकाल करके उन्हें फिर दूसरे शुक्राणु उनमें मिला करके इस प्रकार से उनके जो निषेचन की प्रक्रिया वो किसी अन्य स्त्री में कराकर संपन्न कराई जाती है। देखिए, ये जो आज का विषय था बहुत महत्वपूर्ण विषय था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, अर्थात जितने भी जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान से संबंधित विद्यार्थी उनके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था। आज मैंने आपको कक्षा इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। यहीं पर ये कक्षा 12 का जो जनन स्वास्थ्य है से संबंधित विषय यहीं पर समाप्त होता है, और इसके आने वाला जो विषय है मैं उसके बारे में बताऊंगा। लगातार आपको वो सारी जानकारी प्रदान करता रहूंगा, आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वो सारी जानकारी को प्राप्त करते रहे। मैंने आज आपको बताया कि जनसंख्या पर नियंत्रण किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है उस पर किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहें, आनंद लेते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और वीडियो को अगर पसंद करें तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।